हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 36। युग और अभिमन्यु सोच ही रहे थे कि कहानी किसी टाइप करी है होगी। तभी युग के मन में एक उड़ता हुआ ख्याल आता है और वो कुछ सोचते हुए कहता है, यार देख, ये टाइपराइट मेरे पापा का है। और याद है तूने मुझे बताया था कि मेरे पापा यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहे थे, तो हो सकता है कि ये पेज उन्हें टाइप किया हो। एक और बात, इस कहानी से जिस लड़की का जिक्र हुआ था वो भी ये तो यक्षिणी की तरह ही थी। उसी आदमी ने जब उस पूछा था कि तुम कौन हो, तो उसने कहा भी तो था कि मैं यक्षिणी तेरी मौत। यार युग, मैं ये नहीं पूछ रहा कि कहानी किस लड़की के बारे में है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये कहानी किसने टाइप करी। अरे बताया तो मैंने कि मेरे पापा ने टाइप करी होगी। उन्हें शांत होने जाने के बाद किसी ने इस टाइपराइट पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए लगे रह गए होंगे और आज भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। पर यार, कल रात जब मैंने ये टाइपराइट को देखा था तो उसने पेजेस में तो कुछ टाइप नहीं था, ये पूरी तरह ब्लैक थे। तुझे कल रात के बारे में कुछ याद भी है? मुझे तो नहीं लगता पूरी की पूरी एक बोतल अकेले पी मारी थी तूने। उसके बाद सिगरेट का पैकेट अलग फूंक मार। शायद तुझे अच्छे से याद नहीं होगा जितना मुझे याद है। ये पेज खाली थे, वरना आधी रात में कौन कहानी टाइप करेगा। यक्षिणी को युग की बात का काफी हद तक ठीक लग रही थी, क्योंकि रात में ज्यादा शराब पी लेने के कारण उसका अभी सर भारी लग रहा था। वो युग की बात मान लेता है। अभिमन्यु ये उन पेजेस में टाइपराइट की साइड में रखते हुए कहता है, वैसे जो भी हो, मानना पड़ेगा तेरे पापा के कलम की कमाल की ताकत थी। क्या तो लिखते थे यार, अंदर से लेकर बाहर तक पढ़ने वाले को पूरा झंझोड़ कर रख देते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने अभी भी वो सारे सीन चल रहे हैं। युग कुछ नहीं कहता। अभिमन्यु के यह बात कहते ही युग का चेहरा उतर गया था। अभिमन्यु यह बात नोटिस कर लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, ये तेरा चेहरा क्यों उतर गया? तुझे क्यों मेरी बात पसंद नहीं आई? युग चिढ़ते हुए कहता है, क्या खाक पसंद आएगी? चेहरा उतर गया नहीं तो क्या यार, इतनी घटिया कहानी लिखते थे पापा, कितने श्रृंगलीन कहानी थी। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? शर्मीली कहानी? तू पागल है क्या युग? कुछ भी बोलता है। शायद तुझे पता नहीं, साहित्य में कुछ असली नहीं होता, मजा असली नहीं होता, समझा? एक और शर्मिली जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, बस सोसाइटी के बनाए गए कुछ रूल हैं। यदि आप अपनी पत्नी के साथ एक बंद कमरे में सेक्स करते हो तो वो ठीक है, पर यदि चार दीवारी के बाहर करते हैं तो वो शर्मिली है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, सच तो ये है कि शर्मिली ये कहानी नहीं बल्कि शर्मिली तेरी सोच है, क्योंकि पूरी कहानी तूने सिर्फ एक ही चीज में फोकस किया है और वो है सेक्स। क्या तूने ये सोचा है कि यक्षिणी आखिर ये सब क्यों कर रही थी? क्यों मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार रही थी? क्यों? अब अभिपास के कारण। युग सबको पता है यक्षिणी का कोई सा विपास मिला था। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये बार बार ये विपाशा बीच में क्यों आ जाता है? आखिर क्या था वो विपाशा जो यक्षिणी को मिला था, और किसने दिया था उसके वो विपाशा? पता नहीं, किसी को भी नहीं पता, पर जितना मुझे लगता है शायद वो विपाशा तेरे पापा को पता था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरे पापा को? हाँ युग, तभी तो वो यक्षिणी पर किताब लिख रहे थे। हो सकता है उन वो विपाशा पता चल गया हो
और वो विपाशा लोगों को भी पता चलने के लिए इसीलिए वो किताब लिख रहे थे। पर उससे पहले ही यक्षिणी ने उन्हें मार दिया होगा ताकि वो विपाशा किसी को पता ना चले। हाँ यार, हो सकता है। मैंने तुझे बताया था ना, ट्रेन में मुझे एक बूढ़ा मिला था। अभिमन्यु कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ बताया था तूने मुझे उस बूढ़े के बारे में। तुझे पता है वो बूढ़ा अभी ना उसी किताब के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था कि मेरे पापा ने एक क्षण पर कोई सी किताब लिखी थी। तो फिर कहाँ पर है वो किताब? तेरे पास उसकी कॉपी है? पता नहीं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किताब पॉलिशिंग हुई थी या नहीं। अगर एक बार वो किताब हाथ लग जाती है तो पता चल जाएगा कि यक्षिणी आखिर क्या विपाशा मिला था। युग और अभिमन्यु आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अभिमन्यु की मोबाइल बजने लग जाता है। जब अभिमन्यु की नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि कायर का फोन आ रहा था। अभिमन्यु अपने हाथ में मोबाइल पकड़ते हुए कहता है, लो देखो, आ गया ना कायर का फोन। दोस्त भले ही कितने भी नाराज हों पर सच्चे दोस्त भी वही होते हैं जो बीती बिताओ की रात बीतने के साथ ही भुला देते हैं। देखा कल कितना गुस्सा कर रहा था और अब सुबह सुबह ही फोन आ गया ना। लगता है गुस्सा अब शांत हो गया है तभी फोन कर रहा है। युग अभिमन्यु के बीच में ही टोकते हुए कहता है, अरे अब तेरे ये प्रवचन बंद कर और फोन उठा। यदि फोन कट गया तो कायर वापस से नाराज हो जाएगा और फिर तू जानता है ना उसकी आदत, वो मानने से भी नहीं मानने वाला। हाँ उठा रहा हूँ यार। इतना कहकर अभिमन्यु अपना फोन उठाते हुए कहता है, हाँ कायर बोल। कायर घबराते हुई आवाज सुनाई देती है, कहाँ पर हो तुम? अभिमन्यु बेफिक्र होकर कहता है, गिरवी कोठी में हूँ और कहाँ पर होऊंगा। तो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जा। यहाँ पर आ जा मतलब कहाँ पर आना है मुझे? और तू कहाँ पर है? इतना घबराया हुआ क्यों है? मैं अभी किश्नोई नदी पर हूँ, बंगलामुड़ा घाट पर। तू भी आ जा। और हाँ, साथ में युग को भी लेकर आना। युग को भी लेकर आना है? पर क्यों? आखिर हुआ क्या है बताओ ना। तुम दोनों खुद ही आकर देख लो क्या हुआ है। मैंने कहा था कि वो कमरा नहीं खोलना चाहिए था पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गया कांड। कांड हो गया? पर क्या कांड हो गया बताओ ना। अभिमन्यु कायर का जवाब आने की इंतजार करने लग जाता है पर कोई जवाब नहीं आता। तभी वो देखता है कि उसके मोबाइल के नेटवर्क चला गया था जिसके कारण फोन कट हो गया था। युग अभिमन्यु का चेहरा देखते हुए कहता है, क्या हुआ अभिमन्यु? चेहरा इतना उखड़ क्यों गया? कायर से बात करने ही सब ठीक तो है ना? अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, यार कुछ कांड हो गया है। युग अपने बवरे ऊपर उठाते हुए पूछता है, कांड हो गया? पर क्या कांड हो गया? वो तो मुझे पता नहीं पर हम दोनों को अभी इसी वक्त किश्नोई नदी के लिए निकलना चाहिए। जल्दी चल। इतना कहकर अभिमन्यु कमरे से बाहर की ओर जाने लग जाता है। युग भी पीछे पीछे जाने लग जाता है। कुछ ही देर में युग और अभिमन्यु किश्नोई नदी के पास पहुंचे जाते हैं। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार वहां पर पहले से मुकाबले ज्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के गांव वाले भी वहां पर जमा हो गए थे। हर तरफ लोग ही लोग थे। भीड़ का हाहाकार मचा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु और युग अंदर ही अंदर घबराए जा रहे थे, ये सोचकर कि नदी के पास क्या हुआ होगा, क्यों इतनी भीड़ जमा थी। इस बार तो वहां पर 4-5 पुलिस वाले भी खड़े हुए थे जिन्हें नदी के किनारे का हिस्सा सील करने रखा हुआ था। युग अपने आसपास की भीड़ देखते हुए घबराते हुए कहता है, यार अभिमन्यु यहाँ पर क्या हुआ है होगा यार? अभिमन्यु भी अपने आसपास देखते हुए कहता है, पता नहीं यार क्या हुआ होगा पर इन सब के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जो भी हुआ है होगा बहुत बुरा हुआ होगा। तू कायर को ढूंढ ना, वो यही होगा।
अब वो यहीं हमें कुछ बता सकता है। यार इतनी भीड़ में मैं कहाँ ढूंढूं उसे, तू फ़ोन कर देखना। हाँ अभी करता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपने जेब में से मोबाइल निकाल लेता है। अभिमन्यु कायर को फ़ोन लगाने वाला था कि तभी युग कहता है, अरे वो देख बिंदु। बिंदु वहीं पर खड़ी हुई थी। अभिमन्यु कायर को फ़ोन कर छोड़ देता है और वो दोनों सीधे बिंदु के पास चले जाते हैं। युग बिंदु से पूछता है, अरे बिंदु तू ये अभी यहीं पर है, तूने आज अपनी दुकान नहीं खोली क्या? बिंदु भी बहुत घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर शिकंजस बता रही थी कि वो काफी परेशान थी। बिंदु युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। उससे पहले ही वहां पर कायर और कछुआ आ जाते हैं। कायर आते से ही युग और अभिमन्यु पर गुस्सा करते हुए कहता है, तो आ गए तुम दोनों, मिल गई तुम्हें दोनों की कलजे को ठंडक। कहा था ना मत करो छेड़छाड़ यक्षिणी के कमरे के साथ, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गई ना प्रॉब्लम। अभिमन्यु कायर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है यार, आराम से बताना हुआ है क्या? क्यों गला फाड़ रहा है, चिल्ला रहा है भाई? कायर अभिमन्यु का हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहता है, खबरदार जो मुझे भाई बोला तो मैं आज और अभी से तुम दोनों को जानता तक नहीं हूँ। किसी को बताना मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वरना वो गांव वाले मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ और मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम दोनों मेरे भी दोस्त नहीं हो, समझे? युग कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, यार कछुए अब तू भी शुरू हो गया। तू तो ऐसे बातें मत कर, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी नदी के कौवे का शव तो नहीं मिले, कहीं उसी के लिए तो इतनी भीड़ जमा नहीं है। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, कौवों का शव नहीं मिले हैं, यहाँ किसी और के खुद के चलकर देख ले। वह पांचों भीड़ को साइड करते हुए नदी के किनारे पास जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे युग और अभिमन्यु नदी के किनारे के पास पहुंचते हैं जा रहे थे, उन्हें दिल की धड़कन तेज होते जा रही थी। वो जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि नदी के पास क्या हुआ होगा। नदी के किनारे पर ही 4-5 पुलिस वाले खड़े हुए थे। वहीं पर एक लाश पड़ी हुई थी, जिस पर एक फोटोग्राफर अलग अलग एंगल से फोटो खींच रहा था। वहीं पुलिस वाले उस लाश के घेरे खड़े हुए थे, जिसके कारण वो लाश युग और अभिमन्यु को क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी। नदी के किनारे पर ही युग के बड़े पापा दलीप और उसके मामा सुदेश भी खड़े हुए थे। दलीप बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। युग के वहां पर आते ही वो उसे अपने नजर फेर लेता है, जैसे वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था और उसे लगता था कि ये सब कुछ युग की वजह से ही हुआ था। दलीप और सुदेश के बगल में ही रोंगामुचा गांव वाले सरपंच रतन पाली और बंगलामुड़ा गांव के सरपंच भूपेंद्र व बख्शी भी खड़े हुए थे। रतन पाली की आंखें रो रोकर लाल हो गई थी और वो अभी भी रोए जा रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, यार यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कछुआ अपने हाथ से शव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुझे वो लाश नहीं दिख रही क्या, जिसे वो पुलिस वाले घेर कर खड़े हुए हैं? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, लाश? अभिमन्यु भी हैरानी के साथ कहता है, हाँ मुझे दिख रही है, कुछ कुछ मतलब कल रात यहाँ पर किसी का खून हुआ है। कायर अभिमन्यु की बात काटते हुए कहता है, खून नहीं शिकार, कल रात यहाँ पर शिकार हुआ है और वो शिकार किसी और ने नहीं यक्षिणी ने किया है, क्योंकि सबको पता है कि कल रात पूर्णिमा थी और माउस और पूर्णिमा की रात यक्षिणी शिकार किया करती थी। अभिमन्यु झट से कहता है, ये क्या बोल रहा है तू, भला यक्षिणी कैसे किसी का शिकार कर सकती है, वो तो गिरवी कोठी में कैद है ना। कायर कहता है, यक्षिणी गिरवी कोठी में कैद थी, पर उसका कमरा खोलकर तूने और युग ने उसे आजाद कर दिया है। अब वो आजाद हो चुकी है,
उसने वापस से मर्दों का शिकार करना शुरू कर दिया है। अभिमन्यु कायर की बात को काटते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? भला मैंने अपने पैरानॉर्मल एक्टिवेटिंग डिवाइस की मदद से चेक किया था कि यक्षिणी वहीं पर उसी कमरे में कैद थी। चाहे तो युग से पूछ ले, वो भी मेरे साथ ही था। युग से क्या पूछूं मैं? तुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, जिसका साफ साफ मतलब है कि यक्षिणी आजाद हो चुकी है। अभिमन्यु और कायर को खींचातानी ही चल रही थी कि तभी रतनपाली और जोर जोर से रोने लग जाता है। भूपेंद्र वैश्विक उसे सहारा देने लग जाता है और उसने समझाने लग जाता है। बिंदु कछुए से पूछती है, ये कछुए, ये रतनपाली इतना क्यों रो रहा है? आज से पहले तो इसे किसी के मरने पर इतना रोते हुए नहीं देखा। वोट भी नजदीक नहीं आ रहे हैं जो ये रोए का दिखावा कर रहे हैं। कछुआ धीरे से कहता है, रोएगा नहीं तो क्या करेगा? जो मरा है वो कोई और नहीं बल्कि इसी का बेटा है। बिंदु अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा बेटा? इसका मतलब मोहित की मौत हुई है? हाँ, मोहित की मौत हुई है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, 2 मिनट 2 मिनट, ये वही मोहित है ना जो गुंडागर्दी करते फिरा करते थे? हाँ वही। तो यार इसकी मौत यक्षिणी कहाँ से बीच में आ गई? हर कोई जानता है कि ये मोहित कितना बुरा आदमी था, कितने सारे दुश्मन बना कर रखते थे। इसे मार दिया होगा उन्हें दुश्मनों ने में से किसी एक ने। कायर अभिमन्यु की बात काटते हुए कहता है, माना मोहित के बहुत सारे दुश्मन थे, पर कोई दुश्मन भी इसके तरीके से नहीं मारता जिस तरह मोहित मरा है। तू खुद बता भला नंगा। कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आसपास के हलचल होने लग जाती है, जिस कारण वो चुप हो जाता है। सारी भीड़ एक साइड होने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा अधिकारी आया हो। 4-5 पुलिस वाले लोगों को साइड कर रहे थे और किसी के आने के लिए रास्ता बनाने लग जाते हैं। युग और उसके दोस्त भी एक साइड हट जाते हैं। कुछ ही देर में जब रास्ता बन जाता है तो उस युग और उसके दोस्त देखते हैं कि सामने से एक महिला इंस्पेक्टर आ रही थी, जिसकी आंखों में सूरज की तरह तेज था और चेहरे पर अभिमान, जिसकी हाइट करीब 5 फुट 7 इंच थी, जिसने अपने बालों को जूड़ा बनाकर रखा हुआ था। उसकी शर्ट पर लगी बीच पर उसका नाम लिखा हुआ था। कछुआ बेंच को पढ़ते हुए कहता है, वरंसनी सेन इनका नाम है। वरंसनी सेन है यार, वाह क्या नाम है। जिसे तरह दिखती है वैसे ही नाम। हमें तो दीवाने ही हो गए यार इनके। देखते देखते से ही जरा चलने का अंदाज देखो, एकदम मर्दानी जैसा। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, कछुए यहाँ पर यह कोई मरा पड़ा है और तुझे तेरी लव स्टोरी की पड़ी है। वीरचंनी सेन की नई ज्वाइनिंग हुई थी। मेहंदी प्रथा के पुलिस स्टेशन में वीरचंनी सैनिक के पीछे की हवलदार चार्ली चल रहा था। उसकी उम्र करीब 45 साल थी और उसके बाल सफ़ेद होने के शुरू हो गए थे। चार्ली मेहंदी प्रथा का सबसे पुराना हवलदार था और आसपास के गांव की सारी बातें जानता था। वर्चनसली और चार्ली लाश के पास पहुंच जाते हैं। वह 4 पुलिस वाले जो पहले से उस लाश को घेरे खड़े हुए थे। जब वह साइड हटते हुए तो वो लाश क्लियर दिखने लग जाती है। जब युग और अभिमन्यु की नज़र उस लाश पर पड़ती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नदी के किनारे पर एक काले आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरह नंगे अवस्था में थी। उसके हाथ पर खरोच के निशान थे और सीने पर रोमा नरोमा खरोचा हुआ था। उसके सीने का दिल गायब था। इस आदमी की लाश को हुलिया हुब वैसा ही था जैसे युग और अभिमन्यु ने टाइपराइटर के अंदर जो पेज थे उसी कहानी में पड़ी थी। इसी आदमी की मौत ठीक उसी तरह हुई लग रही थी जैसा उन्होंने कहानी में पढ़ा था। युग और अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? जो कहानी हमने पढ़ी थी वो सच कैसे हो सकती है?
धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।